बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो हम आपका कंटिन्यू करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स। आपकी रिवीजन के लिए मैंने आपको फॉस्फोलिपिड्स और ट्राइसाइक्लिसरोल्स के बारे में रिवाइज करवा दिया। अब हम देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स में किस तरीके से फैट्स मेटाबोलाइज होती हैं फॉर एनर्जी। सो लेट्स कंटिन्यू। तो सबसे पहले जो होता है वो ट्राइसाइक्लिसरोल्स और फैटी एसिड्स का कैटाबॉलिज्म हो रहा होता है। आपको ये बात पता चल गई है कि अगर ट्राइसाइक्लिसरोल्स की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो तो हमें एक ग्लिसरोल का मॉलिक्यूल और 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं। ठीक है, मतलब ग्लिसरोल के मॉलिक्यूल के साथ 3 फैटी एसिड चेन लेंथ्स जो हैं वो होती हैं। ठीक है, तो ब्रेक डाउन से हमें इस तरीके से मिलता है। अब बॉडी में क्या होता है, ये हाइड्रोलिसिस कहाँ पे होता है? ये होता है बाय एंजाइम लिपोप्रोटीन लाइपेज। लिपोप्रोटीन लाइपेज हमारे नॉन हेपेटिक टिश्यूज़ में भी होता है और हमारे नॉन हेपेटिक मतलब लिवर, नॉन हेपेटिक टिश्यू में भी होता है और लिवर में भी होता है और एडिपोज टिश्यूज़ में भी होता है। मतलब लिपोप्रोटीन लाइपेज हमारे टिश्यूज़ में होता है, लिवर में होता है और कुछ हद तक एडिपोज टिश्यूज़ में भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैटाबॉलिज्म होता है, ये हाइड्रोलिसिस होती है। The glycerol portion can be used for energy by the liver by enzyme glycerokinase, through which glycerol is converted to glycerol phosphate। अच्छा, तो जो हमारा ब्रेकडाउन हुआ ग्लाइसरोल और 3 फैटी एसिड्स का, उसमें से जो ग्लाइसरोल पोर्शन है उसको भी लिवर और कुछ और टिश्यूज़ होते हैं, ये ग्लाइसरोल को एनर्जी के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी बॉडी नहीं कर सकती, सिर्फ यहीं पे ये ग्लाइसरोल एनर्जी के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पे ग्लाइसरोल का पोर्शन जो है उसको एंजाइम ग्लाइसरोकाइनेज कन्वर्ट कर देता है ग्लाइसरोल फॉस्फेट में। ठीक है, अब ग्लाइसरोल फॉस्फेट जो है ग्लाइकोलिटिक पाथवे में जाता है। ठीक है, और वहाँ जाके जहाँ पे जब आपका सेकंड स्टेप्स आपके स्टार्ट हो रहे थे, ठीक है, सेकंड पोर्शन स्टेप आपका स्टार्ट हो रहा था डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट वाले लेवल पे जाके, वहाँ जाके ये इसकी या तो ऑक्सीडेशन हो जाती है, वहाँ से ये एनर्जी देता है, या फिर वहाँ से जाके ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में चला जाता है। ठीक है, तो वहाँ जाके ये आपको एनर्जी दे सकता है। ठीक है, हमने क्या रिवाइज़ किया है, हमने कहा है कि ग्लाइसरोल, अगर ग्लाइसरोल ट्राइग्लिसराइड्स की ब्रेकडाउन पे हमें एक ग्लाइसरोल और 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं। ठीक है, इनके ऊपर ये हाइड्रोलिसिस के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है वो हमें लिपोप्रोटीन लाइपेज चाहिए होता है। ये यूज़ होता है हमारे टिश्यूज़ में, हमारे लिवर में और एडिपोज साइट्स पर। ठीक है, अब जो ग्लाइसरोल पोर्शन है वो आपका ग्लाइसरोल जो है वो आपका एनर्जी के लिए यूज़ होता है और इसको लिवर और कुछ और टिश्यूज़ हैं, कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ हैं, वहाँ पे ये यूज़ होता है एनर्जी के लिए। वहाँ पे एंजाइम होता है ग्लाइसरोकाइनेज इसको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइसरोल फॉस्फेट में, और वहाँ से ये ग्लाइकोलिटिक पाथवे में चला जाता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन लेवल पर। वहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है फॉर एनर्जी, या फिर वहाँ से ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में जाता है और वहाँ पे भी एनर्जी के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या था आपका? ग्लूकोनियोजेनेसिस था कि आपका नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से ग्लूकोज बनना। ठीक है, उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जो एनर्जी मिलती है हमें ग्लाइसरोल से मिलती होती है। फैटी एसिड्स आर ए वेरी रिच सोर्स ऑफ एनर्जी and on an equal weight basis they surpass carbohydrates in their property। ये बात तो हम बहुत शुरू में इस्टेब्लिश कर चुके हुए हैं कि फैटी एसिड्स कार्बोहाइड्रेट के कंपैरेटिवली या प्रोटीन के कंपैरेटिवली कंडेंस्ड सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फैटी एसिड्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा रिड्यूस्ड स्टेट में होते हैं। ठीक है, तो उनकी ज़्यादा ग्रेटर एक्सटेंट पे ऑक्सीडेशन हो सकती है और इसी वजह से एनर्जी भी फिर ज़्यादा मिलती है। ठीक है, हमारी बॉडी में
फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन होती है और बॉडी के काफ़ी सारे टिश्यूज़ फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन कर सकते हैं फॉर एनर्जी। ऑक्सीडेशन जिस प्रोसेस से करते हैं और जिस प्रोसेस से हमें एनर्जी मिलती है उसको हम कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। अच्छा, होता कैसे है? होता ऐसे है कि जब हमारा फैटी एसिड सेल में एंटर होता है तो वहाँ पे वो उन टिश्यूज़ में जहाँ पे मेटाबोलाइजिंग टिश्यूज़ हैं, जहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत होती है, वहाँ पे उन टिश्यूज़ के सेल्स में जब फैटी एसिड्स एंटर होते हैं तो उनको एक्टिवेट कर दिया जाता है बाय कोएंजाइम ए। ये रिएक्शन जो है इसमें आपको एनर्जी चाहिए होती है, बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, और ये रिएक्शन हमारा जो एंजाइम कैटलाइज कर रहा होता है उसको हम साइटोप्लाज्मिक फैटी एसाइल कोएंजाइम सिंथेटेज भी कहते हैं। ठीक है, अब इस पूरे रिएक्शन में हमें 2 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स चाहिए होते हैं जिनकी ब्रेकडाउन होती है तो हमें AMP मिलता है। AMP भी जैसे AMP है वैसे ATP है। ठीक है, AMP इज़ इक्वल टू 2 ATPs। इसको हम फर्दर देखते हैं। ये देखें, सबसे पहले आपका फैटी एसिड की एक्टिवेशन होगी। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है? एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड बाय कोएंजाइम ए। फैटी एसिड आपका ऐसे था। ठीक है, कार्बोक्सिल एंड से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फैटी एसिड का कार्बोक्सिल एंड है, ये बाकी चेन लेंथ है, ये कार्बोक्सिल एंड है। ठीक है, तो सबसे पहले ये एक्टिवेट होता है। इसमें हमें ATP रिक्वायर होती है, एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी यूज़ होती है और बाद में आ जाता है AMP प्लस PPI, और हमें कोएंजाइम ए चाहिए होता है जो कि कैटलाइज कराता है एसाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज, और फिर हमारा प्रोडक्ट ये बन जाता है C=OR OH जो है वो हाइड्रोलाइज होता है और एक्टिवेट होता है, और यहाँ पे SCOA, ठीक है, कोएश बन जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा अब फैटी एसिड एक्टिवेट हो गया है। जब फैटी एसिड एक्टिवेट होता है तो बीटा ऑक्सीडेशन स्टार्ट होती है। ये फर्स्ट स्टेप है आपका। अब आप देखें माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसफ़र ऑफ एसाइल कोएंजाइम में। इसको मैं आपको सीधा फिगर से पहले समझाती हूँ और फिर मैं आपको वैसे समझाऊंगी। अब क्या होता है कि आपको ये बात पता है कि फैटी एसिड्स जो हैं जो फैट है हमारी, ठीक है, फैट पोर्शन होता है, ठीक है, वो एक्वस एनवायरनमेंट में सॉल्युबल नहीं होता। तो अब उनको ज़रूरत है सेल के अंदर जाने के लिए, उनको ज़रूरत है किसी न किसी कैरियर की, उसके बगैर वो अंदर नहीं ट्रांसफ़र हो सकते। तो क्या होता है, सेल के अंदर अब वो आ गए। ठीक है, अब उन्होंने जाना है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से मैट्रिक्स में जाना है। ठीक है, तो होता क्या है कि यहाँ पे आपका कार्निटाइन यूज़ होता है। ठीक है, फैटी एसिड्स एक्टिवेट होते हैं, कार्निटाइन के पास आते हैं, कार्निटाइन उनके साथ मिलता है और कार्निटाइन फैटी एसिड बनाता है, और ये इसको यहाँ से निकाल देते हैं, मैट्रिक्स में ले आते हैं। जब मैट्रिक्स में पहुँचाते हैं कार्निटाइन वापस अंदर आ जाता है। ठीक है, और कार्निटाइन जो है वापस अंदर आ जाता है। ये देखें, ये इसके साथ जाके अटैच होते हैं, कार्निटाइन फैटी एसिड बन गया। कार्निटाइन फैटी एसिड ने पहुंचाया इनको मैट्रिक्स से बाहर, ये वापस फैटी एसाइड कोएंजाइम में बन गया जो एक्टिवेटेड फॉर्म थी उसकी, और कार्निटाइन फिर वापस अंदर आ जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसफ़र ऑफ एसाइल कोएंजाइम में होता क्या है, फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं। ठीक है, अब जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं, क्योंकि वो छोटे होते हैं, वो डायरेक्टली पास हो जाते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से। ठीक है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे अंदर आना है। जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं और उनके कोएंजाइम में डेरिवेटिव्स हैं, क्योंकि वो लॉन्ग चेन होते हैं, दे आर इनकेपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग देमसेल्व्स। ठीक है, तो उनको मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है।
इसको हम कहते हैं कार्निटाइन। कार्निटाइन आपका कैरियर मॉलिक्यूल है जो कि ये काम करता है। एक्टिवेटेड फैटी एसिड कोएंजाइम ए जो एक्टिवेटेड था वो क्या होता है, कोवलेंटली ज्वाइन होता है कार्निटाइन के साथ, ठीक है। और कहाँ पे ज्वाइन होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की साइटोप्लाज्मिक साइट पर, ठीक है, मतलब इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे वो ज्वाइन होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया आपका, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे वो ज्वाइन होता है साइटोप्लाज्मिक साइट पे, और कैसे ज्वाइन होता है, एंजाइम से कार्निटाइन एसाइड ट्रांसफरेज 1 CAT1 CAT1 के ज़रिए से सॉरी तो वो एसाइड ट्रांसफरेज के ज़रिए से ट्रांसफ़र होता है। और फिर उसके बाद अब ये आपकी ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इधर जो है इनर मेम्ब्रेन में आपका जो है सेकेंड ट्रांसफरेज होता है, उसको एसाइड ट्रांसफरेज 2 कहते हैं, CAT2, ठीक है। वो मेम्ब्रेन के अंदर इस वाली साइड पर होता है, एक इधर है और एक इधर है, ठीक है। तो ये जो है फैटी एसिड कोएंजाइम में फैटी एसाइड कोएंजाइम में और कार्निटाइन को मिक्स कराता है और यहाँ से इधर पहुँचा देता है, ठीक है। और ये फिर वापस आ जाएगा, कार्निटाइन वापस आ जाएगा, ठीक है। कार्निटाइन का काम ही ये है कि यहाँ से उठाता है वापस यहाँ पहुँचाता है, यहाँ से उठाता है वापस यहाँ आता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो जो है ट्रांसफ़र करता रहता है, ठीक है। तो दो आपके एंजाइम्स चाहिए होते हैं, एक साइटोप्लाज्मिक साइट पे ट्रांसफरेज होता है और एक इनर फेस ऑफ मेम्ब्रेन की साइड पे ट्रांसफरेज होता है। CAT1 बाहर होता है, CAT2 अंदर होता है, और ये जो है इनको यहाँ से ट्रांसफरेज यहाँ से लेके यहाँ पे और यहाँ से लेके यहाँ पे, दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान में ये काम हो रहा होता है, ठीक है। और इस तरीके से ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आ जाता है आपका फैटी एसिड। ये फिगर देखें दोबारा से, जिसमें पहले आपका फैटी एसिड कोएंजाइम ए था, ठीक है। यहाँ पे एक आपका कैट होता है, CAT1 होता है, ये इसको यहाँ से ट्रांसफ़र करता है, यहाँ पे ये कार्निटाइन फैटी एसिड के साथ मिलता है, यहाँ पे दूसरा CAT2 होता है, ठीक है। अब ये इसको यहाँ से मैट्रिक्स के अंदर पहुँचा देता है, कार्निटाइन वापस आ जाता है, फैटी एसिड कोएंजाइम ए जो है अब आपके मैट्रिक्स में आ गया। अब यहाँ पे आपके आकी बीटा ऑक्सीडेशन स्टार्ट होती है। The oxidation of activated fatty acid in the mitochondrion occurs through a cyclic degradative pathway by which two carbon units in the form of acetyl coenzyme A are cleaved one by one from carboxyl end. तो सबसे पहले आपने क्या याद रखना है, आपकी फैटी एसिड जो हैं वो इस तरह चेन लेंथ में थे, ठीक है। आपका इस साइड पे जो है कार्बोक्सिल एंड था, ठीक है, और इस साइड पे आपका मिथाइल एंड था, ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि आपका जो फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, 1 by 1, ठीक है, 1 by 1 2 कार्बन यूनिट्स आपके जो हैं मिथाइल एंड से जो है वो ब्रेक डाउन होता रहता है, एक एक करके वो ब्रेक डाउन होता है। और वो जो हैं आपका एक एक कार्बन जो आपके 2 कार्बन यूनिट्स हैं वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होते हैं, और उसके बाद वो ब्रेक डाउन होते जाते हैं और इस तरीके से वहाँ से आपको एनर्जी मिलती रहती है, ठीक है। अच्छा, ये इस तरीके से आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, एक्टिवेटेड पान-मिथाइल कोएंजाइम ए इज एक्टेड अपॉन बाय द एंजाइम एसाइड कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजनेज टू प्रोड्यूस ए डबल बॉन्ड बिटवीन द अल्फा एंड बीटा कार्बन्स। अच्छा, तो यहाँ पे जब एक एक करके आपका टूटता है, ठीक है, हम पहले कार्बन को देखते हैं जो मिथाइल एंड पर है, वहाँ पे आपका अब एक्टिवेटेड आपका कोएंजाइम ए है, उसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजनेज, ठीक है, और डबल बॉन्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और वो कहाँ होता है, अल्फा और बीटा कार्बन्स के दरम्यान में। इसको हम देखते हैं आपकी फिगर से देखते हैं, जहाँ से आपको ज़्यादा समझ आएगी, फिर हम आपका थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे।
फैटी एसाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, ये आपका एक्टिवेटेड कोएंजाइम ए था, ठीक है, ये आपकी चेन लेंथ है, ठीक है, ये आपका कार्बोक्सिल एंड है, ठीक है, जिसके साथ कोएश लगा हुआ है, ठीक है, COAS, ठीक है। अब हम अगर आप याद करें तो आपकी नंबरिंग जो थी वो अल्फ़ा बीटा करके नंबरिंग भी थी, ठीक है। तो वो कैसे थी नंबरिंग, वो आपकी नंबरिंग शुरू हो रही थी कार्बोक्सिल एंड से, ठीक है। कार्बोक्सिल एंड से अल्फ़ा का मतलब है पहला कार्बन कार्बोक्सिल एंड से, बीटा का मतलब है दूसरा कार्बन कार्बोक्सिल एंड से, ठीक है। तो ये इस तरीके से करके आपकी जो है ये आपकी पूरी चेन लेंथ है, ठीक है। ये लास्ट आपके जो दो कार्बन है, दो दो करके आपके कार्बन्स टूटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपका एसाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजिनेज लगता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये आपका इस तरीके से कोएश साथ में लगा हुआ है जो एक्टिवेटेड फॉर्म है, ठीक है। फिर क्या होता है कि इनोलेज कोएंजाइम में डिहाइड्रोजिनेज, अच्छा ये बन जाता है आपका ट्रांस 2 इनोइल कोएंजाइम में एस्टर, ठीक है। यहाँ पे इनोइल कोएंजाइम में हाइड्रेज एक्ट करता है और ये आपके अल्फ़ा और बीटा के दरमियान दो डबल बॉन्ड्स बना दिए, ठीक है। तो यहाँ पे दो डबल बॉन्ड्स आपके आ जाते हैं। फिर उसके बाद वो बन जाता है आपका 3 हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम में, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपकी आके ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, और यहाँ पे आके आपका एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाता है, ठीक है। एक आपका H यहाँ पे लगता है, ठीक है, और एक आपका H यहाँ पे लगता है। पहले सिंपल CH था, अब CH2 हो गया है, दो आपके H आते हैं, ठीक है, और डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाता है इन दोनों के दरमियान में। फिर उसके बाद क्या होता है कि दो H और O निकल गए वाटर की फॉर्म में, ठीक है, और C के दरमियान डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, अब इन दोनों के दरमियान में ब्रेक डाउन हो जाएगी, ठीक है, और ये इस तरीके से आपका यहाँ से ब्रेक डाउन होती है, ठीक है। और यहाँ पे CH3 बन गया, डबल बॉन्ड O, ठीक है, C AS और COAS, ठीक है। तो इस तरीके से करके ये एक एक करके आपका जो है ब्रेक डाउन होता रहता है। इसको थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं आसानी के लिए। सबसे पहले क्या होता है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड होता है, ठीक है। यहाँ पे थियोकाइनेज एक्टिवेट करता है इसको, ठीक है, कोएश लगता है आके, ठीक है, एक ATP यूज़ होता है और ATP इज़ इक्वल टू 2 AMP मॉलिक्यूल्स और AMP रह जाता है और फॉस्फेट अलग फॉस्फेट रह जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, अब ये एक्टिवेट हो गया है फैटी एसिड कोएंजाइम ए, ठीक है। यहाँ पे एसाइल डिहाइड्रोजनेशन होती है, ठीक है। डिहाइड्रोजन मतलब वाटर आपका, देखिए, डिहाइड्रोजनेशन होती है और आपका वाटर मॉलिक्यूल जो है रिमूव होता है, ठीक है। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, CH रह जाता है। डिहाइड्रोजनेशन होती है, एसाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजनेज एक्ट करता है, ठीक है। FAD यूज़ होता है और FADH2, ठीक है। वो जो दो आपके ये जो दो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, ये FAD के अंदर जाते हैं और FAD कन्वर्ट हो जाता है FADH2 में। FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा और वहाँ पे दो एसिटाइल कोएंजाइम दे देगा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे जो है इनोइल कोएंजाइम में हाइड्रेटेज एक्ट करता है और यहाँ पे हाइड्रेशन होती है, यहाँ पे हाइड्रेशन होती है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये जब इस तरीके से हो गया तो वाटर मॉलिक्यूल अंदर ऐड हुआ, ये इनके साथ अब वाटर लग गया है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है। अब यहाँ पे आके फिर से डिहाइड्रोजनेशन होती है, NAD के साथ दो H मॉलिक्यूल लग जाते हैं और वो फिर जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, वहाँ पे जाके एनर्जी देते हैं। ये हम आगे आपका देख लेंगे कि कितनी इलेक्ट्रॉन्स कितनी एनर्जी में मिल रही है, ये हम ज़रा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आगे क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम में ट्रांसफेरेज क्लीवेज करता है और इसमें कोएश यूज़ होता है। तो इस तरीके से अब पहले अगर हम लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स 18 कार्बन फैटी एसिड्स थे तो वो 14 कार्बन रह गए, ठीक है, और बाकी आपके जो हैं इस तरीके से करके, या अगर आपके 16 कार्बन थे तो वो 14 कार्बन रह गए, ठीक है। और यहाँ पे ये एसिटाइल कोएंजाइम ये आपके पास आ गया, ठीक है, जो कि क्रेब्स साइकिल में जा सकता है,
ये एसिटाइल कोएंजाइम ये आपके पास आ गया जो कि क्रेब्स साइकिल में जा सकता है, ठीक है। ये मैं आपको फिर से समझा रही हूँ ताकि डिफरेंट फिगर्स के ज़रिए से समझा रही हूँ ताकि अगर कुछ बीच में रह जाए तो वो भी आपका कवर हो जाए। और आपकी बुक का फिगर ये है जिसको हम अभी देखते हैं। ये आपका फैटी एसिड था, ठीक है, कार्बोक्सिल एंड से ये आपके 2 कार्बन्स हैं, ठीक है, लास्ट वाले 2 कार्बन्स अल्फ़ा और बीटा कार्बन, ठीक है। यहाँ पे ATP यूज़ होता है और AMP रह जाता है, एनर्जी यूज़ होती है, ये एक्टिवेट होता है, ठीक है। और ये अभी इसके बाद एक्टिवेट हो गया है, एसिटाइल कोएंजाइम ये साथ में लगा है और ये एक्टिवेट हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद जब एक्टिवेट हो गया तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में गया, माइटोकॉन्ड्रिया में जाके कार्निटाइन ने उसको ट्रांसपोर्ट किया इनर मैट्रिक्स में, और अब वो इनर मैट्रिक्स में आ गया है, ठीक है। जब वो इनर मैट्रिक्स में आ गया तो क्या हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजनेज ने एक्ट किया, FAD के अंदर FADH2 हुई, ठीक है, ऑक्सीडेशन हुई थी, ठीक है। और उसके बाद ये आपका इस तरीके से रह गया जहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ट्रांस इनॉइल कोएंजाइम A बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे इनॉइल कोएंजाइम में हाइड्रेटेज ने एक्ट किया, वाटर ऐड हुआ, वाटर ऐड होके ये H2 बन गया और ये OH हो गया, ठीक है। अब ये L3 हाइड्रोक्सिल एसिटाइल कोएंजाइम में हुआ, ठीक है। L3 हाइड्रोक्सिल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजनेज ने एक्ट किया, NAD के अंदर 2 NADH गए, यहाँ से अब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेस्पिरेटरी चेन में जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होते हैं, यहाँ पे भी ये रेस्पिरेटरी चेन में जाता है, मतलब जहाँ से एनर्जी ड्राइव हो रही है ये भी एनर्जी ड्राइव हो रही है, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, ये यहाँ पे इस तरीके से हो गया, इनके दरमियान में यहाँ पे C के दरमियान में डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। फिर ये बन जाता है 3 एसिटाइल कोएंजाइम में, यहाँ पे थियोलेज आके एक्ट करता है, कोएंजाइम A कोएश अंदर ऐड होता है, ठीक है। और ये इस तरीके से अलग हो जाते हैं, 2 आपके पास मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, कोएंजाइम A C के साथ डबल बॉन्ड हो गया, और ये CH3 C के साथ डबल बॉन्ड हो गया, और ये इस तरह से 2 आपके पास अब मॉलिक्यूल्स आ गए इन दोनों के ऊपर जो एक्ट हो रहा था। अब ये जो है कोएंजाइम में आपका सिट्रिक एसिड साइकिल में जाता है, यहाँ से एनर्जी मिल सकती है। दिस इज़ अ वेरी गुड फिगर, ये आपका पूरा का पूरा आपको अच्छी तरीके से समझा रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये आपका आ गया, आगे हम फर्दर इसको बुक से भी कोरिलेट कर लेंगे और देखेंगे, ठीक है। और हम देखेंगे नेक्स्ट आपके लेक्चर में कि कितनी हमें एनर्जी मिल रही है। बट दिस इज़ इट फॉर टुडे, इट्स वेरी इजी एक्चुअली। आपके सिंपल ये आपके 5 तरह के सब स्टेप्स हो रहे हैं, एक्टिवेशन को मिला लें तो 6 तरह के स्टेप्स हो रहे हैं जिनमें आपका सारा बीटा ऑक्सीडेशन होती है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन, अल्लाह हाफिज़।